नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अपना एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एनालिसिस करेंगे, विच इज़ द बेसिक एंड मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम ऑफ क्लस्टरिंग, दैट मीन्स के मीन्स क्लस्टरिंग। ओके, तो के मीन्स क्लस्टरिंग जो है दोस्तों, ये आता है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो दो टाइप्स होते हैं, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, ओके, तो दोनों टाइप्स जो हैं आप उसमें देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जहां पर हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा डेटा है जो कि अनलेबल्ड है, उस अनलेबल्ड डेटा को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो यहां पर इसके साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है वो है अनलेबल्ड डेटा। ओके, अनलेबल्ड डेटा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग ही होती थी, जिसमें कि हमारा जो एमएल मॉडल है वो हमको एक पर्टिकुलर आउटपुट देता था। वो आउटपुट या तो यस और नो के फॉर्म में होता था, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, या फिर आउटपुट जो है हमारा एमएल मॉडल वो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में देता है, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग जब थी तो हमको एमएल मॉडल जब हम अपने ट्रेन कराते थे तो हम अपने एमएल मॉडल को ट्रेन कराने के लिए एक ऐसा डेटा देते थे जिसमें कि ऑलरेडी एक रिजल्ट होता था या आउटपुट होता था। उन्हीं रिजल्ट और आउटपुट की वजह से या हेल्प से जब मॉडल हमारा ट्रेन हो जाता था तो एक नए इनपुट के लिए वो हमको एक प्रिडिक्शन देता था। ओके, तो स्टार्टिंग में हमको एक एमएल मॉडल से एक रिजल्ट मिल रहा था। फाइन। तो एमएल मॉडल, जैसा मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में कैसा होना चाहिए, हमको एक लेबल्ड डेटा होना चाहिए उसके लिए, जिसमें कि हमारे पास ऑलरेडी आउटपुट या रिजल्ट हो। फाइन। तो उस टाइम जब हमारे पास कोई एक इस तरह का डेटा होता था जिसमें कि हम ये देखते थे कि रिजल्ट या आउटपुट नहीं है, तो हम उस डेटा को डिस्कार्ड कर देते थे या बेकार मान लेते थे, क्या उसको समझ लेते थे कि डेटा किसी काम का नहीं है और उसको यूटिलाइज नहीं करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सुपरवाइज्ड लर्निंग में बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स जनरेट हो गए, बन गए और अच्छा काम कर रहे थे। एमएल मॉडल्स भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे, प्रेडिक्शंस भी अच्छे कर रहे थे। तो हमने देखा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक सैचुरेशन लेवल धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया था। ओके, जब इस तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक सैचुरेशन लेवल आने लगा, तब कुछ रिसर्चर्स का जो ध्यान है वो अनलेबल्ड डेटा की तरफ भी गया। उन्होंने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि अनलेबल्ड जो डेटा है जिसमें कि हमारा आउटपुट या रिजल्ट नहीं है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। इनफैक्ट आज के टाइम में वो ज्यादा काम का प्रूव होने लगा है। इसको अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो भाई, रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो अनलेबल्ड डेटा है जिसमें कि रिजल्ट या आउटपुट नहीं है उसको भी हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अवर हिडन इंफॉर्मेशन। हिडन इंफॉर्मेशन या हिडन फैक्ट, कोई एक ऐसा फैक्ट या कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अब तक पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं थी, वो हम अनलेबल्ड डेटा से यूज करके हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ फैक्ट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का काम यहां से स्टार्ट हो गया। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम कोई एक ऐसा मॉडल डिजाइन कर रहे हैं जो कुछ पेशेंट्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा है और हमको ये बता रहा है कि हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई एक मॉडल है जो हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो पेशेंट है इसको कैंसर है या इसको कैंसर नहीं है, ओके, या फिर इसको अगर कैंसर है तो कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो इस तरह के जो एमएल मॉडल्स हैं वो हमको किधर आ जाएंगे, हमारे सुपरवाइज्ड लर्निंग में कंसीडर हो जाएंगे। लेकिन हमको ये तो पता पड़ पा रहा है कि जो पेशेंट है उसको कैंसर है या नहीं है या किस स्टेज का कैंसर है। लेकिन जब हम इसी डेटा को, मान लीजिए इसी डेटा में अगर हमारे पास आउटपुट नहीं है कि जो पेशेंट्स हमारे पास थे, आए थे,
उनको कैंसर था या नहीं था, इस तरह का रिजल्ट या आउटपुट नहीं है, तो अनलेबल्ड डेटा हो गया। बट हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे हॉस्पिटल में, ओके, हमारे पास सिर्फ इतना डेटा है कि एक पर्टिकुलर एज का व्यक्ति, और उसकी हाइट ये है, उसकी वेट ये है, उसका हेल्थ ये है, वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, या कुछ और सिम्टम्स जो हैं उनका डेटा हमारे पास है, ओके। लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं है, दैट मीन्स कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था या नहीं हुआ था, ये हमारे पास नहीं है, ओके। तो हमने इसी डेटा को क्या किया कि हमने एक क्लस्टर्स में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप से हमने ये जानने की कोशिश करी कि जो पेशेंट्स अपने कैंसर के डायग्नोज के लिए आ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनको कैंसर है या नहीं है, जो इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स कौन से हैं, ये चीज हमको क्लस्टरिंग से पता पड़ी, ओके। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पेशेंट्स हैं वो मान लीजिए स्मोक कर रहे हैं, हमने ये देखा कि 80% जो कस्टमर्स हैं, जो सॉरी 80% जो हमारे पेशेंट्स हैं, ओके, जो हॉस्पिटल में आए हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर की वजह से उनको खांसी उठ रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, वो अगर विजिट कर रहे हैं, तो हमने देखा कि एक कॉमन चीज उन लोगों में पाई जा रही है, वो ये कि स्मोकिंग वो सभी लोग कर रहे हैं। या फिर अगर मान लीजिए कुछ माउथ कैंसर के लिए आ रहे हैं, तो वो कुछ गुटखा वगैरह खा रहे हैं, मतलब कुछ उनके खाने में कुछ ऐसा है जो उस चीज को एनहेंस कर रहा है या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से हमने ये जानने की कोशिश करी कि या रिजल्ट्स निकाले कुछ इस तरह के कि जो पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, ओके, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की संभावना होने के लिए, उनमें से जो है रीजंस क्या हैं, ओके। तो हमको इस तरह से पता पड़ता है कि कैंसर्स होने के ज़्यादा रीजंस क्या हैं, क्या हो सकते हैं। अगर हम इस तरह से अगर स्मोक ज़्यादा करेंगे तो हमको लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके, ये एनालिसिस हमने फाइंड आउट करी। या फिर अगर हम कोई गुटखा वगैरह खा रहे हैं तो हमें माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको पता चली, किसकी वजह से, अनसुपरवाइज लर्निंग वजह से। तो इस वजह से हमने ये देखा कि जो हमारा अनलेबल्ड जो डेटा है, जहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है, अनलेबल्ड डेटा, वो भी हमारा बिल्कुल खराब नहीं है, वो हमारा कुछ ना कुछ काम का है, ओके। तो यहाँ पे हमने समझा कि अनलेबल्ड डेटा जो है वो भी यूजफुल है। उसका जो सबसे पहला मेथड, हम जो बेसिक मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज के मींस क्लस्टरिंग, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि के मींस क्लस्टरिंग जो है वो क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर बता दूंगा कि के मींस में हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं के मींस अप्लाई करने के लिए। और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल से सारी चीजें अच्छे से समझ लेंगे, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे के मींस क्लस्टरिंग क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने देखा था KNN, के नियरेस्ट नेबर, तो वहां पर जो के था वो क्या था, हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ओके। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो के है हमारा यहाँ पर, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मुझे बताती है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट मीन्स कि कितने क्लस्टर्स जो हैं हम बना रहे हैं, ये डिफाइन करता है के, ओके। तो के मींस क्लस्टरिंग जो है वो डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग है। ये वाला जो है ये डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग है, डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे कि ये जो एक डेटा एंट्री है वो किस क्लस्टर को बिलोंग कर रही है। और डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग में जैसा हम KNN में भी यूज कर रहे थे, हम कौन सा वाला डिस्टेंस यूज करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और जिसकी एक्सप्रेशन क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ओके। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस, और हम इसी तरह से डिफाइन करते जाएंगे कि वो पॉइंट किसको बिलोंग करता है। तो यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक्चुअली प्रोसेस क्या यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 3 क्लस्टर है मान लीजिए मेरे पास, ओके, क्लस्टर 1,
क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। ओके, और इन क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड पॉइंट, मान लीजिए सेंट्रॉइड पॉइंट डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है, सेंटर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, सेंट्रॉइड पॉइंट बोल रहा हूं, दैट इज C1, C2 एंड C3। सेंट्रॉइड और सेंटर पॉइंट ये दोनों डिफरेंट चीज होती है। सेंट्रॉइड जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, उसका मतलब एक सेंटर पॉइंट, और हो सकता है ट्राइंगल का हो सकता है स्क्वायर का हो, या कोई नॉन लीनियर फिगर भी हो सकता है, उसका भी हम सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। लेकिन जो सेंटर होता है वो होता है सर्किल का एक सेंटर पॉइंट। ओके, तो जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंटर पॉइंट से कोइंसाइड भी कर सकता है या फिर अलग भी हो सकता है। ओके, तो सेंट्रॉइड इज डिफरेंट विथ सेंटर ऑफ अ शेप। किसी भी शेप का सेंटर अलग चीज हो जाती है और सेंट्रॉइड अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी हमारा सेंट्रॉइड ही होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी भी फिगर का सेंटर पॉइंट नहीं होता, वो अलग हटके ही होता है कहीं ना कहीं। ओके, जिस तरफ वेट ज्यादा होता है उस तरफ वो मूव कर जाता है। ओके, तो हम ये फिजिकली या मैथमेटिक्स से सेंट्रॉइड की उसका डिफाइन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। फाइन, तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास 3 क्लस्टर थे और इनके ये 3 जो है सेंट्रॉइड्स हैं। फाइन, अब मान लीजिए हमारे पास एक नया पॉइंट आता है, ठीक है, एक कोई नई एंट्री है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक नई एंट्री है, ठीक है, ये एक न्यू एंट्री है, न्यू पॉइंट है, ठीक है। तो अभी ये जो न्यू पॉइंट है ये अभी भी किसी भी क्लस्टर को हमने एलोकेट नहीं किया है। मान लीजिए इन क्लस्टर्स में कुछ ऑलरेडी पॉइंट्स हैं, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इस क्लस्टर में कुछ ऑलरेडी पॉइंट्स हैं। ओके, अब ये नया पॉइंट है, तो अब हमको ये देखना है कि ये जो नया पॉइंट है ये किस क्लस्टर को बिलोंग करेगा। तो सबसे इजीएस्ट जो मेथड हम यूज करते हैं के मींस में, वो ये करते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इस पॉइंट का इस क्लस्टर 1 के सेंट्रॉइड से, मान लीजिए ये हो गया डिस्टेंस 1। ओके, उसके बाद यहां से मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा और बिल्कुल इसी तरह से ये वाला भी डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। लेट अस कंसीडर दिस इज D2 एंड दिस इज D3। फाइन, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इन तीनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करूं तो मैं ये देखूंगा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो D1 की है, उसके बाद D3 और सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो D2 की है। D2 जो है वो सबसे ज्यादा है, D3 उससे ज्यादा है, और सबसे छोटा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा D1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नया पॉइंट है ये क्या है, ये नया पॉइंट जो है वो क्लस्टर 1 के सबसे ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एलिजिबिलिटी रखता है क्लस्टर 1 में इंक्लूड होने की। तो हम क्या करेंगे, इस नए पॉइंट को, जो नया पॉइंट है, इस नए पॉइंट को इस क्लस्टर में एलोकेट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस क्लस्टर का क्या हो जाएगा, साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, साइज बड़ा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अब क्या होगा कि क्योंकि नया पॉइंट इंक्लूड हो गया है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी किसी शेप की या किसी बॉडी की, ओके, एक पॉइंट पर, तो अगर मैं उसी बॉडी पर थोड़ा सा वेट और ऐड कर दूं किसी एक साइड में, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से सेंट्रॉइड जो है, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड हो गया, तो सेंटर ऑफ या सेंट्रॉइड जो है वो किधर आ जाएगा, वो मूव होके किसी दूसरी जगह आ जाएगा, वो पहली जगह नहीं रहेगा। ओके, फाइन, ये प्रोसेस मैं हर बार करूंगा, ये प्रोसेस जो है मैं हर बार करूंगा, रिपीटेडली करूंगा, और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी क्लस्टर में इंक्लूड हो जाए। ये मैं एश्योरिटी चाहता हूं। ओके, बिल्कुल यही प्रोसेस मैं हर बार करता रहूंगा। मैं क्या करूंगा, जो भी नया पॉइंट होगा उसको सारे जितने भी क्लस्टर्स हैं उनके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। ओके, और जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा उस पॉइंट को मैं उस क्लस्टर को एलोकेट कर दूंगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ के मींस क्लस्टरिंग। ओके, और ये मेथड कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरे सारे पॉइंट जो है किसी न किसी क्लस्टर को एलोकेट क्यों नहीं हो जाते। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने जो है के मींस क्लस्टरिंग का पूरा एक बेसिक मेथड समझ लिया। सबसे पहले हमने समझा कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज होती है। अनलेबल्ड डेटा भी इतना खराब नहीं है जितना हम पहले समझा करते थे, इससे भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ अ क्लस्टरिंग। और एक क्लस्टरिंग का मेथड हमने समझा, के मींस क्लस्टरिंग, विच इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड और बेसिक मेथड, इसको हम बेसिक मेथड कंसीडर कर सकते हैं क्लस्टरिंग का।
तो क्लस्टरिंग का, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेप्स क्या हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द के मींस क्लस्टरिंग। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी जो मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो, बढ़ जाए। ओके, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो मशीन लर्निंग के किसी भी टॉपिक में या हमारे किसी वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।